आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 के लिए, ठीक है। तो 2026 में जो तैयारी के लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है, तो सबसे पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कुछ नया सा नहीं था, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर, वो था क्वेश्चन 2021 का, सेम टू सेम। क्वेश्चन क्या था? आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसे इसके एसआई मात्रा को लिखे। ये कब पूछा है? 2000 ऑलरेडी 21 में 2 मार्क्स से पूछ चुका है। ओके, तो आयतन घनत्व क्या होता है? तो कह सकते हैं सिंपल सा, आवेश का आयतन घनत्व का मतलब होता है आवेश बटा आयतन। इसके साथ साथ आपको दो और याद रखना है, उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। रेखीय मतलब कह सकते हैं आवेश बटा लंबाई, क्षेत्रीय मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। तो सिर्फ एक क्वेश्चन यदि पूछा तो इसके आजू बाजू में थोड़ा घूम के पेड़ के भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आवेश का आयतन घनत्व की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है आवेश का आयतन घनत्व? जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, मतलब चालक के पूरे आयतन में होता है, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, या इसको सीधा सीधी कह सकते हैं आवेश प्रति आयतन को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखते तो आवेश बटा आयतन सीधा सीधी लिख देते, क्यू बाई भी लिखते थे, भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके मात्रक के बारे में भी पूछ रहा है, तो मात्रक बोले तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये इसका मात्रक हो गया, तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसके यदि हम बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो आवेश का क्या होता है? एटी लिखो या आईटी लिखो, चलो हम एटी ही लिख लेते हैं। और मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाता है? L3। तो डायमेंशन क्या हो जाता है इसका? L-3 T A, या इसी को लिखते हैं ऐसे भी L-3 T I। इतनी सी कहानी। तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्या पूछा था? 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग को बार बार कहते हैं, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे, जो यदि आप पहले के वीडियो देख चुके हो, 2025 वाला वीडियो देख चुके हो, तो आपको इसके आगे देखने की जरूरत है। सेम टू सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो अच्छे से कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है 2024 से पूछा गया था, और 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्या डाल दिया है? एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए बात करते हैं। कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है। कहां पे? विद्युत क्षेत्र में रखे। मान लो जैसे अपने पास ये क्या है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर, मतलब मान लीजिए यहां पे हमने एकांक धन आवेश को रखा, पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे याद होगा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्या होता है? Q नॉट, सिंपल सा Q नॉट इंटू ई। ओके, यदि Q नॉट मतलब जो आपका परीक्षण आवेश है उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई? 1, तो अपना क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1 इंटू ई इज इक्वल्स टू सिंपल सा ई। तो कितना बल लगा इकाई धन आवेश के ऊपर, वही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि F इक्वल्स टू डायरेक्ट ई के बराबर हो गया। तो कह सकते हैं सिंपल सा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाया जाता है? ई से। और ये क्या होता है? ई जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ठीक है, मतलब वेक्टर होता है। ओके, तो F इक्वल्स टू, याद रखो ये तो पक्का वाला याद रखना है, F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई। तो E इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते? F बाई Q नॉट। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते, सदिश रूप में लिखते, वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F बाई Q नॉट। Q नॉट के ऊपर क्यों नहीं वेक्टर का साइन लगा? क्योंकि Q नॉट अपना जो होता है वो क्या होता है? एक अदिश राशि होती है, तो अदिश के ऊपर थोड़ी ना वेक्टर का साइन लगता है। तो कह सकते हैं यदि धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा समान रहने वाली है। ओके, कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है?
सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर। अब इसको समझते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर कैसे होता है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, न्यूटन पर कूलम की। फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ का मतलब क्या, न्यूटन, और क्यू नॉट का मतलब कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। दूसरा अपना वोल्ट पर मीटर, ये सब यूनिट को ध्यान में रखिए क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव की जान है। तो E इक्वल्स टू होता है, नेक्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, जो आपके इस साल 2024 के 2 मार्क्स में पूछा, 1 मार्क्स में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो यहां से dV का मतलब क्या, विभवांतर, तो मतलब लिख सकते हैं वोल्ट, और dr मतलब दूरी, मतलब मीटर, इसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। तो सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, अपने को क्या चाहिए, सबको कैसे लाया गया उस पर भी फोकस करना है। चलिए अब बात कर देते हैं इसके विमीय सूत्र की, क्या होता है ml_t-3a-1, कैसे होता है, ऐसे होता है। यदि कूलम का लिखना चाहते तो क्या लिखते, ml_t-2, और सॉरी न्यूटन का लिखते ये, और कूलम का लिखते at। तो ये अपना क्या हो जाता, सिंपल सा, इसको लिखते तो लिखते ml_t-3a-1, ml_t-3a-1। तो आपको फॉर्मूला याद रखना कंपलसरी है, तो फॉर्मूला याद रखना, उसका डायमेंशन लिखना। जैसे इसने आपको पूछा क्या चीज, SI मात्रक लिखे, तो SI मात्रक के साथ साथ आप विमीय सूत्र भी लिख देते हो, ठीक है, उसके फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। मतलब परिभाषा लिखते हो तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, लिखना चाहिए, तो इतना कम से कम लिख के आइए 2 मार्क्स में। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 2 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एक द्विध्रुव रखा गया है, मतलब ये है कि ये -q और ये अपना +q, जहां पे p का मान देके रखा है कितना, 2 × 10⁻⁻6। ओके, रखा गया है। पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स कितना होगा, आपको ये पता होगा। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, कुल आवेश विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, 0। ओके, तो यहां पे विद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना, टोटल कुल आवेश कितना है, 0 बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फाई इक्वल्स टू कितना हो जाता, 0। ठीक है, 2024 से 2 मार्क्स सिर्फ इतनी सी कहानी के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना, 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बटे मतलब फाई इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका मात्रक के साथ यदि लिखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, किसी अनाविष्ट वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मतलब कोई वस्तु है अनाविष्ट मतलब अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं था पहले से, इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए, कितने, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो वस्तु पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, स्वाभाविक सी बात है। और इतने दिए गए हैं तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें तो आवेश क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू, चूंकि ऋणात्मक आवेश आएगा मतलब -n × E, -n, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 10⁻19, और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। तो इस पे आ जाएगा आवेश कितना, -1.6 कूलम। कितना आ जाएगा, -1.6 कूलम का आवेश आ जाएगा वस्तु पर यदि इतने इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -1.6 कूलम। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2023 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें। पृष्ठ घनत्व याद है, पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल। आवेश कितना दिया गया है,
इतना, और क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं, कौन सा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ओके, तो अपने पास जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं पहले। क्या दिया है भैया, आवेश 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, मतलब r इक्वल्स टू दे के रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। ओके, कितना आवेश दिया है, Q आपको दे के रखा है आवेश 31.41 माइक्रोकुलम, तो इसको हम लोग लिखते हैं 31.41 इंटू 10 पे पावर -6 कुलम। ये सब आपको पता है। ओके, तो पृष्ठ घनत्व, तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये अपना होता है क्या चीज, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहां से यदि हम रखते तो क्या रखते, 4 पाई, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5 इंटू 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहां इसको पुट नहीं करेंगे, अब इसको यहां पुट करें क्योंकि कटेगा, ये शकल से ही लग रहा है कि कटेगा। तो अपना क्या हो जाएगा, आवेश कितना है 31.41 इंटू 10 पे पावर -6। उसके बाद 4 पाई, 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है ना, 3.141। तो इसको और लिखते तो ये भी लिख सकते थे 4 इंटू 3.41, 4 इंटू 25 इंटू 10 पे पावर -4। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 3.141 इंटू 25 इंटू 10 पे पावर -4, तो 25 इंटू 10 पे पावर -4। ठीक है, अब इसको इससे काटोगे तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहां क्या बचा ऊपर में 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 25, और सब 10 के पावर को एक साथ ले आते हैं -6, और यहां से ये ऊपर जाएगा तो +4। तो ये हो गया अपना 10/100 इंटू 10 पे पावर कितना -2, और ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पे पावर -4। और पृष्ठावेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, पृष्ठावेश घनत्व का मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 पे पावर -4 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो 10 पे पावर -3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा चाहे तो ये भी लिखा जा सकता है 10 पे पावर -3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो 2023 में आपसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या रहा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। जब 2022 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था। ओके, तो आवेश संरक्षण के नियम की व्याख्या करें। क्या कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का तो ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना, बनाया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यही कहता है ना, ऑलरेडी पता है आपको। तो कह सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, नहीं किया था। अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित रहता है, जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो हम जन्म नहीं लिए, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है मर भी नहीं रहे, तो न जन्म ले रहे हैं न मर रहे हैं, तो हम तो रहेंगे ही ना, तो मतलब हमेशा वो रहने वाला है, ना ही खत्म नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो कह सकते हैं इसे केवल क्या कर सकते हैं, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से, यहाँ पे NaCl यदि इस जगह बोले तो आवेश कितना 0, इसके ऊपर आवेश बोले तो कितना है +1, इसके ऊपर आवेश कितना है -1। तो लेफ्ट हैंड साइड आवेश कितना 0, राइट हैंड साइड के आवेश की बात करते Q डैश की तो कितना होता +1 -1 बराबर 0। तो क्या था, आवेश को थोड़े ना प्लस माइनस दोनों वापस में भी क्या है, फाइनल में भी अपना आवेश शून्य ही है, पहले भी आवेश क्या था शून्य था। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, अर्थात ब्रह्मांड में
ये हमेशा संरक्षित रहते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं कहानी नंबर 6 की ओर। कह रहा है आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रा को लिखे। आवेश का आयतन घनत्व का मतलब एकदम सिंपल सा है, तीनों घनत्व आपको पढ़ाया गया है कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश बटे आयतन, या कह सकते हैं प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसको दिखाया किससे जाता है, रो से। तो कह सकते हैं आवेश के आयतन घनत्व के बारे में, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, मतलब ये है नॉर्मली यदि कोई चालक है तो उस पर आवेश क्या रहता है, उसकी बाहर मतलब पृष्ठ पर आ जाता है, लेकिन यदि आवेश का वितरण कैसा रहे, पूरे आयतन में रहे, ठीक है, ऐसे पूरे के पूरे आयतन में रहे में होता है, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, मतलब इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब सिंपल सा कहते हैं जब आवेश का वितरण कहाँ हो, पूरे चालक में हो, संपूर्ण आयतन में हो, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व। ये 2021 में पूछा था, तो सिंपल सा आवेश का आयतन घनत्व बराबर क्या लिखते हैं, आवेश बटे आयतन, और आवेश का क्यू होता है, आयतन के लिए v होता है। ठीक है, अब इसको रो से दिखाते हैं, रो इक्वल्स टू क्यू अपन v। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता, आवेश का होता है कूलम्ब, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, जैसे ये आपने पढ़ा तो साथ में जाके आप रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इन सब के बारे में भी पढ़िए। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछा उसके दाएं बाएं थोड़ा सा पढ़िए। जैसे यहाँ क्या पूछा, आयतन आवेश घनत्व, तो जाके आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इस सब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए, तो आप एकदम पॉइंट आप आगे पीछे, मतलब दाया नहीं तो बाया से कुछ तो पूछेगा। चलिए अब इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसके बीमीय सूत्र की यदि हम बात करें तो कूलम्ब का अपना क्या होता है, 80, और मीटर क्यूब मतलब L3, तो ये हो जाएगा अपना, इसको लिख सकते हैं m0 L-3 और T1 और A1। इसको हम लोग लिखते तो यहां लिखते ऐसा L-3 TA। ओके, तो कितना आसान सा चीज था, तो सबका बीमा और मात्रक याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, छठे के बाद आएगा सातवां, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए सरफेस, 2021 से पूछा है। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 2012 के 5 मार्क्स वाले में भी है। और कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसका ऐसा मात्रक लिखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, किसी सतह विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे, और विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 18, 19, 12 और 21 सब में आपसे पूछा गया। सिर्फ ये है कि 5 मार्क्स वाले में भी ये हिस्सा था, 2012 के जो 5 मार्क्स का था क्वेश्चन उसके अंदर ये हिस्सा था। तो चलिए विद्युत फ्लक्स को समझते हैं सीधा सीधी। विद्युत क्षेत्र में रखी हुई सतह से, यदि ये क्या है हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है अपना एक विद्युत क्षेत्र है। ओके, विद्युत क्षेत्र में रखी हुई सतह से सतह के अभिलंब दिशा से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कह सकते हैं सतह के अभिलंब दिशा, मतलब ये सतह है, ठीक है, ये अपना सतह है, तो सतह का क्षेत्र की दिशा क्या होगी, या इसके अभिलंब की दिशा ये होगी। इस दिशा में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इस दिशा से अभिलंब की दिशा से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कह सकते हैं रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र का गुण है, यह विद्युत क्षेत्र का गुण होता है, ये टर्म को याद रखेंगे। चलिए फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट ए। यदि छोटा सा एरिया आप ले, मतलब कंप्लीट एरिया की बात करते हैं, यदि पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए। और ई डॉट ए का मतलब डॉट क्या होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और एरिया जो क्षेत्रफल है वो भी अपनी सदिश राशि होती है, तो डॉट को हटाते तो हम लोग लिखते ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉस होता है, और वही क्रॉस लिखा होता है, ई क्रॉस ए नाम का कुछ चीज होता तो वहां पर साइन थीटा लगता। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू याद रखेंगे ई डॉट वेक्टर ए, या फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, याद रहेगा। ओके, तो ये हो गया किसका, विद्युत फ्लक्स की कहानी। इसका एसआई मात्रक भी पूछा था। एसआई मात्रक क्या होता है,
चलिए SI मात्रक से पहले डॉट प्रोडक्ट जो भी देता है, हमेशा यदि दो सदिश के बीच में डॉट लगा हुआ है तो ये याद रखना है कि वो हमेशा देगा तो क्या देगा, क्या देगा, हमेशा देगा तो वो एक अदिश राशि ही देगा। तो 5 यहाँ पे है वो क्या होगा, एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मतलब ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके मात्रक पे। तो मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर, जूल मीटर पर कूलम और गॉस। तो गॉस तो आपको याद रखना है, बाकी सबको एक एक करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम की। तो विद्युत क्षेत्र का EA कॉस थीटा, कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और ये अपना क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखते तो क्या लिखते, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा यदि हम बात करते, इसको हम लोग न्यूटन मीटर और इसको मीटर पर कूलम, इसको भी सही से लिख लेते हैं जैसा आपको लिखा गया है। तो इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसमें क्या है, मीटर स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बनता है, जूल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल मीटर पर कूलम। तो जूल मीटर पर कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ये वाला पक्का वाला याद रखिएगा। वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है और वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है। तो चलिए वोल्ट मीटर की यूनिट की बात करते हैं। अभी जस्ट पीछे दिखाए थे आपको EA, और इसका E का भी जस्ट पीछे निकाले तो वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, वोल्ट, ये से ये साफ, तो वोल्ट मीटर। ये याद रखेंगे, वोल्ट मीटर किसका, विद्युत फ्लक्स का। वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट मीटर, और गॉस तो अपना होता है, उसको याद रखना है। अब इसके बीमा की बात करते हैं। बीमा, बीमा, बीमा तो किसको लेके चले, हम लेके चल सकते हैं या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या जूल मीटर पर कूलम को। तो जिसको भी, जो भी आपको याद हो, चाहे न्यूटन का याद हो, क्योंकि न्यूटन हो गया, कूलम हो गया, मीटर हो गया, इन सब का आपको डायमेंशन, ठीक है, बीमा याद रहना चाहिए, क्योंकि 11th से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये सब याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जूल मीटर पर कूलम को ही लेके चलते हैं। जूल मीटर पर कूलम, तो जूल का होता है हमारा mL/T-2, मीटर के लिए हो जाता है L, और कूलम के लिए हो जाता है AT-1। कूलम पे पावर कितना है, -1 है। अब इसको लगा देते हैं, एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M, L यहाँ 2 है, एक यहाँ L है, तो मतलब L3, T यहाँ -2 है, यहाँ पे T -1 है, मतलब T-3 और A-1। ML3 T-3, ML3 T-3, A-1, या A के जगह पे आपका I भी लिखा हो सकता है, इसके लिए कोई झंझट नहीं है। क्या याद रखना है, याद तो रखना ही है, डायमेंशन को कभी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सब जैसे वोल्ट मीटर या वोल्ट पर मीटर, ये सब आप याद रख सकते हो, गॉस याद रख सकते हो, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम, इसको याद रखने की जरूरत है। ये सब क्या है कि प्रैक्टिस करते 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 आपको याद हो जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस अभी तक किए होंगे, 11th से 12th में आगे कितने महीना बच गया, 4 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो स्वाभाविक सी बात है इतना तो जरूर याद होगा। तो ये हो गया अपना कहानी। तो थोड़ा सा फिगर की सफाई कर देते हैं। तो छोटा सा फिगर बनाइएगा और इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल लिख दीजिएगा कि पूरा क्लियर रहे। नहीं भी लिखते तो कम से कम पढ़ कर रहिए, क्योंकि इसमें से क्या पूछे आपको सिर्फ इसलिए नहीं पता जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको ये बताया जाए कि इसके आसपास कुछ भी पूछेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जान कर रखो। तो ये सब आप नोट करके रखिए, ठीक है। यूनिट आपको पूछना, डायमेंशन पूछना, फॉर्मूला पूछना, ये सब कॉमन है, पूछेगा ही, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे या 2 मार्क्स में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक व्यवस्था है किसकी, 2 आवेशों की, जिसमें एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश, लेकिन दोनों के परिमाण क्या होते हैं, मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब मान लो एक 1 कूलम का तो दूसरा -1 कूलम का होगा। ओके,
तो कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में, जब समान परिमाण के दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत का मतलब क्या, एक आपका धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, अर्थात एक ऋणात्मक था दूसरा धनात्मक आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाता है। मतलब इन दोनों को, जैसे ये मान लो अपना ऋणात्मक आवेश, ये अपना धनात्मक आवेश, जब इन दोनों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, मतलब 2a की दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सा, समान परिमाण एवं प्रकृति में विपरीत आवेश, मतलब दोनों का मान समान होना चाहिए। मतलब एक यदि प्लस क्यू आवेश का है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू आवेश का, लेकिन प्लस माइनस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है। तो ऐसे ही निकाय या व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये विद्युत द्विध्रुव के कारण देखो, ये अपना क्या है, कह सकते हैं ये अपना प्लस क्यू, ये अपना माइनस क्यू, ठीक है। तो इसके प्लस से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और माइनस को जाएगी। भले इसके ऊपर कुल आवेश, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू, दोनों को एक साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, कुल आवेश शून्य होगा। तो दोनों का आवेश जरूर शून्य होता है। कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में काम भी किए थे, लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं इसके विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र ई का मान शून्य नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर के अंदर, विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय रेखा पे, निरक्षीय रेखा पे किसी बिंदु पर द्विध्रुव, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो मतलब विद्युत क्षेत्र का तो मान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है, कुल आवेश विद्युत द्विध्रुव के ऊपर शून्य, ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं। दूसरा, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, और जो शून्य नहीं होता उसको कहते हैं द्विध्रुव क्षेत्र। ओके, ऐसा ही फिगर बनेगा विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 1915 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखे। विद्युत बल रेखाएं क्या बताती है आपको, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इकाई धनावेश को यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में रख दोगे तो उसके ऊपर जो बल लगेगा, या धन आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लगेगा। तो कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। मतलब यहाँ देखेंगे तो कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस में जाके खत्म हो गया। जब नहीं खत्म होगा, यदि इसके आसपास माइनस नहीं होगा तो ये अनंत पे जाके खत्म होगा। ओके, मतलब अनंत तक जाएगा। दूसरा चीज, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक या ऋणात्मक वस्तुओं की सतह के लंबवत होती है। यहाँ यदि गौर से देखोगे तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या है, लंबवत हैं इस सतह के ऊपर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है आवेशित वस्तु पर क्या होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब कहीं पे भी दिख रहा है एक दूसरे को काटता हुआ, टहल के बाजू से निकल जाएगा लेकिन काटेगा नहीं। नेक्स्ट बात करें, किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। मतलब ये है कि यदि यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये आपको बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ओके, तो आपको कितने, 2 गुण पूछे गए थे, 4 है, 4 में से जो पसंद है, नहीं काटती है, ये याद रख लीजिए। दूसरा, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है या अनंत पर जाकर खत्म होती है। तो चारों में से 2 तो कम से कम पढ़ना है, तो चारों ही इजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसी गॉसियन पृष्ठ में -q + 2q और -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें। चलिए, तो सबसे पहले अपने को फाई की वैल्यू क्या हो, ये चलिए मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पे क्या है +2q -q और -q, ये आवेश रखे गए। तो कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना होगा, q = +2q -q, मतलब कितना आया, 0। कुल आवेश कितना है, 0। तो फाई = क्या होता है, सिंपल सा q / ε0। कुल आवेश कितना है, 0/ε0, मतलब क्या आ गया, 0। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता नहीं है कुल आवेश वाला, यदि द्विध्रुव के बारे में पता था, 2024 से पूछा है। तो 2018 में 1 मार्क्स से पूछा था, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। मात्रक और विमीय सूत्र मान भी याद रखिए, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में।
वैल्यू कितना होता है 8.855 इंटू 10 पे पावर या 8.855 10 पे पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फेराड पर मीटर। दोनों हम लोग समझते हैं, पहले ऊपर वाले को समझते हैं कैसे ये मात्रक आता है। आपको मात्रक पूछा और बीमीय सूत्र पूछा ना, ये मात्रक, ये फिर मात्रक और ये इसका क्या है बीमीय सूत्र। याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मतलब एप्सिलॉन नॉट किस तरीके से निकालते हैं, इसके मात्रक और बीमीय सूत्र को याद नहीं रखना है। तो चलिए अब एक साल पढ़ाई करते हैं तो इतना तो समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं कौन सा फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू कूलम्ब के टर्म में निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो हमको लगता है आप में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो यहां से जिसका हमको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये F ऊपर था तो इस साइड आएगा तो नीचे। तो इसको लिखते तो 1/4 पाई का कुछ नहीं होगा, 1/4 पाई का क्या होगा मात्रक, कुछ नहीं। तो मतलब कुछ नहीं, Q1 Q2, Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब, कूलम्ब इनटू कूलम्ब, तो इसको लिखते कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ R दूरी को बताता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर का मीटर स्क्वायर इनटू बल का मात्रक न्यूटन, तो ये अपना क्या बन जाता, चलिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, इसका मात्रक आया है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा है फैराड पर मीटर। तो एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखते तो क्या लिखते, C/4 पाई R। C का अब 4 पाई का कुछ नहीं, R का मीटर, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे फैराड पर मीटर। तो ऐसे लिख सकते थे फैराड पर मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बीमीय सूत्र की। बीमीय सूत्र इतना लंबा चौड़ा कहां लिखे, ओके चलिए यहीं लिखते हैं। बीमीय सूत्र के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, ये अपनी जो कहानी है कूलम्ब स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं ना सबसे अच्छा, कूलम्ब स्क्वायर और क्या है पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये वाला अभी ऑलरेडी निकाले हैं, अब इसी को यूज करेंगे। कूलम्ब का अपना होता है AT या IT का स्क्वायर, न्यूटन का होता है MLT -2 -1 और मीटर का हो जाता है L -2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, m वाला खोजते हैं m पे पावर -1, तो सिंपल सा m पे पावर -1। अब L की बात करते हैं, L यहाँ -2, यहाँ L पे पावर -1, तो L पे पावर -3। T की बात करते हैं, T पे यहाँ 2, T पे यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 T पे पावर 4। और आ जाते हैं A के ऊपर कितना है 2, A तो और कहीं नहीं है, तो A पे पावर 2। तो अपना क्या हो जाएगा m-1 L-3 T4 A2, ध्यान रहेगा। तो फॉर्मूला ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या F इक्वल्स टू दिस है, तो ये सब याद रखिए। ऑलरेडी आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस चैप्टर का, तो उसके अंदर भी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ही फॉर्मूले का पूरा लिस्ट दिया गया है, जो फॉर्मूला एनी हाउ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या रहा है, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाएं क्यों। देखिए वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, H2O, O2, O3, N2, CO2 और N2। तो ये सब गैसेस जो अपने होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये आयनीकृत हो जाती हैं। आयनीकृत हो गए मतलब आवेशित हो जाते हैं, इसलिए वायुमंडल को उदासीन नहीं कहा जाता है। तो कह सकते हैं वातावरण विद्युतीय रूप से उदासीन तटस्थ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% क्या होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन के अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण, सल्फर के यौगिक ETC आदि क्या होते हैं मौजूद होते हैं। ये सभी अणु सूर्य के किरणों से टकराकर आयनीकृत हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, जिससे वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं रहता है। तो जो ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा,
H2O पे पड़े चाहे CO2 के ऊपर पड़े, तो ये क्या हो जाएंगे, आयनीकृत हो जाएंगे। केमिस्ट्री में पढ़े हैं कैसे होते हैं, HCl जैसे है तो H+Cl- ऐसा हो जाएगा। तो आवेश तो आ गया ना, इससे कहा जाता है वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सिंपल सा उदासीन क्यों नहीं होता है। तो 2018 में आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 2017 में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय बल रेखाएं खींचे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय बल रेखाएं साफ साफ दिख रहा है, तो भी हम इधर खींचते हैं। मान लीजिए ये अपने हमने माना +Q और यहां पे हमने मान लिया -Q। विद्युत द्विध्रुव अभी जस्ट देखे थे। अब +Q से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी -Q की तरफ, यहां से निकलेंगी ऐसे, यहां से ऐसे यदि बोला जाए, और प्लस से निकलेगी माइनस को। अब यहां से ऐसे आप इसको दिखा दीजिए। तो जितना इसके ऊपर लाइंस खींचेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी +Q के ऊपर होगी उतना ही -Q के ऊपर भी दिखाएंगे। और ये कैसी होंगी, इससे जाती हुई दिखानी है और इस पर आती हुई दिखानी है। ठीक है, हो गया काम खत्म। और इसको और खूबसूरत बनाना है तो यह तो सामने है ही अपने पास, इसको आप खींच लीजिए। यहाँ पे प्लस जहां लिखा हुआ +Q लिखे हो, जहां माइनस लिखा हुआ -Q लिखिए, बात खत्म, पैसा हजम। चलिए अब आगे चलते हैं। 14 नंबर में क्या रहा है, दो समान धन विद्युत आवेश के निकाय के बगल में विद्युतीय बल रेखाएं खींचिए। तो समान धन आवेश है, तो मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पे +Q और यहाँ पे दूसरा भी +Q। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहां जाती है, ऋण आवेश की। यहां तो ऋण आवेश है ही नहीं, तो कहीं और खोजते फिरेगा, अनंत तक जाएगा। तो इस दोनों के बीच में एक लाइन हम खींच लेते हैं, जो उदासीन लाइन कह सकते हैं, उदासीन बिंदु से गुजरेगी वो लाइन। एकदम सेंटर पे खींचना है, ये सेंटर पे हमने खींच लिया। अब विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे। उसी तरीके से यहां से निकालेंगे कुछ ऐसे, फिर यहां से निकालेंगे कुछ ऐसे, यहां से निकालेंगे कुछ ऐसे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या होंगी, बाहर की तरफ, क्योंकि क्या है अपना प्लस है। उसी तरह दूसरा इसके लिए खींचते तो कैसा खींचते, ये भी बाहर की तरफ। ठीक है, और कितने लाइन से, 3 3 6, और उस साइड से अपने को कितने बना देने हैं, 3 3 6 और इधर से 4। तो जितना इस पे बनाओगे, चूंकि समान आवेश है, ठीक है, समान धन आवेश क्या रहा है, तो समान है, तुम्हारे स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो अब बच गया 4, तो इससे भी बाहर की तरफ ऐसे दिखा देंगे। और ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्लियरिटी है पिक्चर में, तो ये वाला बना लीजिए। ठीक है, लाइन सिर्फ ये ध्यान रखना, ज्यादा कम से ज्यादा मायने रखता है कि आप जितना इस पे दोगे उतना ही इसके ऊपर देना है। यदि इस पे आप 10 दे दो तो इस पर भी 10 ही दो, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है। ठीक है, तो चलिए हो गया। नेक्स्ट क्या रहा है, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी पदार्थ को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो ये कैपेसिटेंस के अंदर नॉर्मली पढ़ना होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है। जहां तक क्या होगा, परावैद्युत माध्यम जो अपना होगा, जो दो प्लेट्स के बीच में, हम बोले चैप्टर 2 में इसको नॉर्मली पढ़ना है। यहाँ चूंकि अपेक्षिक परावैद्युतांक बोला है, इसके वजह से यहाँ पे रख लिए हैं इसको, लेकिन रखना था इसको चैप्टर 2 के अंदर ही। तो अचालक बना रहता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, दूसरा परावैद्युत शक्ति मतलब जहां तक वैद्युत क्षेत्र का मान आप सहन कर सकते हो, जैसे जो अपना डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है,
कि अचालक की तरह व्यवहार करता है। अब विद्युत धारा दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाते एक समय आएगा कि उससे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब अचालक नहीं रहेगा। तो उस समय तक के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, उसकी परावैद्युत शक्ति कहते हैं, जिसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, और वायु के लिए परावैद्युत शक्ति का मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये याद रखना है क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अपना आपेक्षिक परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी। किसी माध्यम के परावैद्युतांक, किसी माध्यम के परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन एम, और निर्वात के परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट अनुपात परावैद्युतांक के अनुपात को माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। या सिंपल सा माध्यम का नहीं लिखते तो अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। इसको ऐसे एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग कैसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, नहीं कुछ लिखा हुआ है मतलब माध्यम के लिए बोला जा रहा है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल एवं माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक परावैद्युतांक रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। या तो बल के टर्म में आप याद रखिए, चाहे एप्सिलॉन के टर्म में याद रखिए। अब इसका चूंकि बल बटे बल एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो कह सकते हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा चीज, वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता वायु के लिए कितनी होती है, 1 होती है। ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात किए हैं कि आप जल का कितना होता है, मेटल का कितना होता है, ये सब याद रखना है, ऑलरेडी आपको दिया गया है। मेटल के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट रहता है, जबकि वाटर के लिए कितना होता है, 80 होता है, 80 या 81। तो इसको भी याद रखना है, जो भी पूछा उससे दाएं बाएं थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 जो 2016 और 10 में आपको 2 मार्क्स से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बारिश में बांस के हैंडल वाला छाता धातु के हैंडल वाले से अधिक सुरक्षित होता है, क्यों? देखिए, बांस क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ओके, जबकि स्टील का जो होता है, धातु का जो बना होता है, धातु क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो जब बिजली गिरेगी तो क्या होगा, यदि चालक रहेगा तो यदि आपके छत्ता पर गिर गई तो उसका हाथ आप पकड़े हुए हो तो आपको करंट लग जाएगा, आप राख हो जाओगे। वही लकड़ी का रहेगा तो क्या होगा, उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आप बच सकते हो। तो कह सकते हैं सिंपल सा, देखते हो लकड़ी का है ना ये हैंडल, तो इसमें आपको कोई सेफ्टी मिलेगी। पहले जब आता था, यदि देखे होगे पहले वाले छाते, तो उसमें लकड़ी का हैंडल हुआ करता था। आप ना सब स्टील का हो गया, हाई फाई हो गया है। तो कह सकते हैं बांस के हैंडल वाला छाता अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है, जबकि बांस विद्युत का क्या है, कुचालक होता है। बारिश के समय जब बिजली छाते पे गिरती है, बिजली मतलब बादल वाले बिजली गिरती है, तो धातु के हैंडल वाला छाता बिजली का चालन करेगा। स्वाभाविक है, धातु है तो बिजली का चालन करेगा और आपको हाथ पे लगेगा, हाथ को झटका मारेगा। जबकि बांस के हैंडल वाला छाता विद्युत का चालन नहीं करेगा, जिससे हमें झटका महसूस नहीं होगा। मतलब बिजली का चालन कौन करेगा, धातु वाला। तो आपके हाथ तक बिजली पहुंची तो आपको झटका लगेगा, लेकिन वही बांस का या लकड़ी का रहेगा तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि आपको झटका नहीं लगेगा, मतलब आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बांस के हैंडल वाला छाता को यूज करना चाहिए। भले मिलता है, अभी मिलता है, ठीक है। आप लोगों से कमेंट करके बताइए कितने लोग देखियो ये बांस के हैंडल या बांस लकड़ी का हैंडल वाला छाता, ठीक है। तो चलिए आते हैं 2016 के बाद 2015 और 14 में दोनों में एक ही चीज पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सिंपल सा, जो विद्युत द्विध्रुव के जो 2 आवेश होते थे परिणाम में बराबर, जबकि उनकी क्या बोलते हैं प्रकृति विपरीत होती थी, उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद रखना, एकदम छोटा छोटा चीज है, फॉर्मूला याद है तो कहानी भी लिख सकते हैं। कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब याद होगा जस्ट अभी बनाए थे ना ऐसा वाला कुछ फिगर, एक आवेश माइनस क्यू, दूसरा आवेश प्लस क्यू, इस दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों के बीच की दूरी, वहां भी लिखे थे याद होगा 2a, तो दोनों के बीच की दूरी 2a को गुना करेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये अपना हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से दिखते हैं। और ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश होता है, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। P की दिशा क्या होती है, याद रखना है, ऋणात्मक आवेश से
धनात्मक आवेश की ओर। तो कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए तो यहाँ पर वेक्टर लगाए हैं। ठीक है, क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ओके, इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी दिशा किधर से किधर? ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर। यहां भी एरो भी बनाए हैं। ठीक है, इसका मात्रक यदि हम बात करें तो मात्रक के लिए P के लिए क्या होता है? Q इंटू 2A। Q मतलब आवेश कूलम्ब और 2A मतलब दोनों के बीच की दूरी, मतलब कूलम्ब मीटर, मात्रक हो गया। तो इसका कूलम्ब मीटर मात्रक होगा। इसके यदि हम विमीय सूत्र की बात करें तो कूलम्ब का क्या होता है? AT, और मीटर के लिए क्या होता है? L। तो हम लोग इसका लिखते तो क्या लिखते हैं? LTA। LTA। तो ये याद नहीं रखना है, कौन सी? नहीं से आप मात्रक आपको याद रखना है, नहीं आपको क्या याद रखना है? उसकी बीमा को याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या चीज? P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इतना याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार कहते हैं इसका जो क्या था ऑब्जेक्टिव पर था, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले दिए गए सारे के सारे कॉपी में नोट कर लो, सामने लटका लो और उसको बार बार देखो कि फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाए कि यूनिट डायमेंशन उसका निकालना, और कह सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दे तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो बना सको। जब फॉर्मूला याद रहेगा तब तो। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। कह रहा है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोगी उपयोग को लिखे। देखो, किसी स्थान को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचा लेना, यही क्या हमारा कहलाता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। किसी निश्चित भाग को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। याद रहेगा, किसी स्थान को वैद्युत क्षेत्र से बचा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे इसके उपयोग की बात करें कि बरसात के टाइम में आप पेड़ के नीचे खड़े रहना पसंद करोगे कि कार में बैठना पसंद करोगे? हम तो भैया कार के, यदि मेरे पास कार रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कार में बैठेंगे। पेड़ के नीचे कौन सा, थोड़ा भी तो भीग ही जाएंगे ना। लेकिन इसका सिर्फ कारण ये नहीं कि मेरे पास कार है इसलिए कार में जाके बैठेंगे। इसका रीजन ये है कि चूंकि अपना क्या है, कार जो है एक चालक का बना हुआ है। ठीक है, यदि बिजली गिरी तो क्या होगा कि वो आपको बचा लेगा, क्योंकि उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी, वो उसके सरफेस से होते हुए मतलब बाहर से ही चली जाएगी। जबकि पेड़ के नीचे खड़े रहोगे तो क्या होगा, बिजली यदि गिरी तो देखते हो ना मूवी वगैरह हम देखते हैं, पेड़ पर बिजली गिरी पेड़ राख, और आप वहां रहोगे तो आप भी क्या बन जाओगे? काले पीले। तो कह सकते हैं बरसात में बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर के खोखले भाग में स्थिर कण या आवेश बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित रहता है। मतलब उसके अंदर यदि मान लो ये अपने पास क्या है, एक चालक है, इसके अंदर मान लो Q आवेश रख दिए, और यदि आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में इसको आप रख दो तो क्या होगा, ये क्षेत्र रेखाएं यहां के खत्म होंगी और यहां से नई रेखाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसके कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई नहीं, तो गई नहीं तो इस आवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आवेश को पता भी नहीं चला बाहर में इतनी सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। ठीक है, तो ये सुरक्षित रह जाएगा। यदि आप पड़ गए तो क्या होगा, आप चार्ज हो जाओगे। तो उम्मीद करते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण सिंपल सा है, किसी स्थान को निश्चित भाग को क्या है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्या है अपना प्रक्रिया है। ओके, जैसे यह देख रहे हो कार में बैठा हुआ है तो क्या है यही सुरक्षित है, इसलिए यहाँ टिक लगा हुआ है। लेकिन जो ही ये कार से बाहर निकला, कार के पूरी सतह पे क्या है विद्युत क्षेत्र आ गया, मतलब कह सकते हैं विद्युत आ गया, और जो ही इसके छुएगा तो क्या हो जाएगा इसका। तो इसलिए कभी भी बरसात के टाइम में कार वार है तो कार में बैठिए, खुले में नहीं घूमिए। यदि बिजली कड़क रही है तो यानी कि पानी सिर्फ बरसात हो रही है तब तो मजे में पानी का मजा लीजिए, लेकिन यदि बिजली कड़क रही है तो थोड़ा सा बच के रहिए, वरना कहीं आप पे गिरी। चलिए, तो 18 के बाद आते हैं 19 के ऊपर। यह पूछा है दो विद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती? क्या दो समविभव सतह काट सकती है? तो समविभव सतह आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। ओके, तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी, यदि मान लो काटी, एक विद्युत बल रेखा ये, एक विद्युत बल रेखा ये, तो कटान बिंदु पर ठीक है दो दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी, एक E1 एक E2। तो जो संभव नहीं है कि किसी एक बिंदु के पास दो दिशाएं हो, एक ही दिशा होगी। तो कह सकते हैं
कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श कहां छूट गया? स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक ही बिंदु पर दो दिशा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है। ओके, दूसरा कह रहा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यदि देखे होगे चैप्टर 2 के अंदर, तो यदि कोई आवेश है, मान लो ये आवेश है, तो इसका यदि हम समविभव पृष्ठ खींचते तो एक स्फीयर बनता। ये दूसरा समविभव पृष्ठ खींचते तो ये होता। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? एक दूसरे के समानांतर होते हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे तो कह सकते हैं नहीं, दो समविभव सतह नहीं काट सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 2 की कहानी है। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, समविभव पृष्ठ अलग अलग ये बिंदु आवेश के लिए क्या होता है? गोलू बनता है। ठीक है, और यदि आप बोलो समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए क्या बनेगा? एक सतह बनेगा, पृष्ठ बनेगा। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आपका बनता है। जैसे किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। चलिए 19 के बाद आते हैं 20 पे। कह रहा है विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखे। ऑलरेडी पढ़े हैं, शुरुआत में ही पढ़े हैं। विद्युत आवेश के मौलिक गुण की बात करें, सबसे पहला होता है आवेश योगात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब एडिटिव नेचर होता है। मतलब सीधा सीधी है कि कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है Q इक्वल्स टू, यदि वस्तु पर अलग अलग आवेश दिया गया है, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, जोड़ दीजिए। दूसरा विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है। मतलब क्या है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन या पौन इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी वस्तु के ऊपर नहीं होता। तो कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये है Q जो होता है वो होता है N इंटू E के। E क्या होता है? पूर्णांक होता है। ओके, तो E क्या होता है? इंटीजर कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे चिपका देना Q इक्वल्स टू N इंटू E, और यहाँ पे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जहां तक मन हो वहां तक लिखिए। तीसरा आवेश का संरक्षण। आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो जो भी आपको याद रखना है वो याद रखिए। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता, अतः यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए कहते हैं आवेश का संरक्षण। ब्रह्मांड में आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। इससे पहले ही बात की है, पूछा था रिसेंटली पीछे किसी क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो 2012 में पूछा गया था, 2 ही पूछे गए थे, आप 3 है यहाँ, जो इच्छा है वो याद रखिए। कम से कम इसको आवेश का संरक्षण याद रखिए, इस दोनों में जो भी याद हो, क्योंकि ये तो आपको अकेले भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसे किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसमें यदि रखा जाए तो वो एक बल का अनुभव करेगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ द्वारा वहन किया जाने वाला वह गुण है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, मतलब मान लो हमारे ऊपर आवेश है, यदि हमको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र और या विद्युत क्षेत्र या दोनों का कॉम्बिनेशन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, उसमें यदि हमको रख दिया जाए तो यदि हम स्थिर रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। यदि हम गति में रहेंगे तो वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी हमारे ऊपर लगेगा, यदि हम में आवेश है तो। यदि आवेश नहीं है तो काहे का बल? ठीक है, तो कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह बल का अनुभव करता है, इसी गुण के कारण। अब किसी वस्तु के पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब है किसी वस्तु से यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस वस्तु पर धन आवेश होगा। यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो, तो उस पर ऋण आवेश आएगा, मतलब ऋणात्मक आवेश आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, कई बार बात कर चुका है। इसका मात्रक कूलम होता है और बीमा क्या होता है? AT। इससे पहले कई बार आवेश के लिए हम लोग AT यूज कर चुके हैं। AT लिखिए या IT लिखिए, सेम ही बात है। तो उम्मीद करते हैं आवेश की कहानी समझ में आई। 2012 में पूछा था, पता नहीं अब कब पूछे। ओके, नेक्स्ट चलिए एक्स्ट्रा में समझ लो। अपना CGS मात्रक किसका होता है? स्टेट कूलम। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है 1 कूलम इक्वल्स टू कितना स्टेट कूलम? तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम याद रखना है।
और यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। कौन? स्टेट कूलम। सीजीएस मात्रक भी आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। उस तरह एक अन्य मात्रक की बात करें तो फैराडे होता है, जो बराबर होता है 96500 कूलम। ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में भी नाम सुने होंगे। तो 1 फैराडे कितने? 96500 कूलम, और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। याद रखेंगे, सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो ये हो गया कहानी। अब आते हैं कूलम के नियम की सीमा। कूलम के नियम की सीमा की बात करें तो कूलम का नियम जो होता है स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। सबसे पहले कह सकते हैं यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। ओके। दूसरा यदि बात करें, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए, बड़े आवेशों के लिए नहीं, मतलब छोटा आवेश, एकदम छोटू छोटू आवेश होगा उसके लिए मान्य है। स्थिर आवेश के लिए मान्य है। और सुने होंगे नाभिक के अंदर कूलम बल नहीं लगता। इधर लग रहा होता तो नाभिक स्टेबल नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कैसे रह सकते थे? नहीं रह सकते थे ना। तो इसलिए कह सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। तो इसलिए कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी यदि रहेगी दो आवेशों के बीच तो वहां पे यह लागू नहीं होता। यह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। दूसरा कह सकते हैं यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। सब जगह कूलम बल नहीं लगता, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओके, क्योंकि ये बिंदु आवेश के लिए ही मान्य है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे एवं समझाए। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है यदि कहीं पे बहुत सारे आवेश हैं, मान लो Q1 Q2 Q3, बहुत सारे आवेश हैं, और हम चाहते हैं किसी एक बिंदु P के ऊपर इस तीनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो, तो ये इस तीनों आवेश का इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा मान लो E1 है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा मान लो इसकी दिशा E2 है, मान E2 है और दिशा ये है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा मान लीजिए। तो तीनों का सद, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? अपना सदिश राशि है, तो तीनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है या तुल्य होता है। मतलब इस तीनों को आप फैक्टर सम करोगे, यही अपना क्या कहलाएगा? इसका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कह सकते हैं ई वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। और भी आवेश होता तो और भी आवेश लिखते। तो सिंपल सा है, किसके बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। जितने भी उसके आसपास के आवेश होंगे उन सब आवेश से कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए, और उनका सदिश योग आप कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सारे आवेशों का। यही अपना क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत बल पर भी कार्य करता है, कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए भी काम करता है, विद्युत बल के लिए भी कार्य करता है, विभव के लिए भी कार्य करता है। सबके लिए अध्यारोपण सिंपल सा जोड़ने का एक नया नाम दे दिया और कुछ नहीं। तो 2010 की कहानी। नेक्स्ट जगह इसलिए क्वेश्चन बैंक के ऊपर रगड़ के मेहनत कीजिए, दम लगाइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। लाइक कमेंट और शेयर, अच्छा सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइबर बढ़ते तो कितना अच्छा लगता है। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर आपका सब्सक्राइबर कम है, तो आप ही ना बढ़ाओगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मजा आया तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।